आपकी एक पोती भी है जो ड्रैगन किंग की नायिका है। ड्रैगन पैलेस हमेशा से एक बाहरी ताकत रहा है और ड्रैगन किंग भी एक बाहरी व्यक्ति है। एक बार इस झंझट में फंसने के बाद वह एक ऐसे दलदल में फंस जाएगा जिससे वह कभी उबर नहीं पाएगा। श्री गुप्ता ने जीवन भर जो छवि गढ़ी है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यदि वह जिया राज्य में नहीं होता और कोई इलाज नहीं ढूंढ पाता तो वह ड्रैगन राजा की तलाश करने की जहमत नहीं उठाता। सच कहें तो उसे विश्वास नहीं था कि रेयांश मेहता उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि वह बहुत छोटा था और उसने कभी किसी विश्वसनीय चिकित्सा वंशावली के बारे में नहीं सुना था। लेकिन कुछ भी करने की कोशिश करने के विचार के साथ, भले ही यह निराशाजनक लगता है, फिर भी उसने युवक को एक मौका देने का फैसला किया। रेयांश मेहता मुस्कुराया और कहा, आज आपको अपनी पसंद पर पछतावा नहीं होगा। मेरे साथ आओ। बूढ़ा गुप्ता खड़ा हो गया, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसका चेहरा उतार चढ़ाव और थकान से भरा हुआ था। रेयांश मेहता भी खड़ा हो गया। तभी अचानक पेड़ की छाया में एक सुंदर आकृति उनकी नजर में आई। इस स्त्री के नैन नक्श इतने सुंदर हैं मानो स्वयं विधाता ने उन्हें गढ़ा हो। उसकी आंखें तेज हैं और उसमें एक ऐसा दृढ़ निश्चय और साहस है जो किसी भी पुरुष को मात देता है और जो एक उत्साहपूर्ण और वीरतापूर्ण आभा बिखेरता है। अच्छी तरह से फिट होने वाली सैन्य वर्दी पहने हुए उसकी आकर्षक आकृति पूर्ण और गोल वक्रों में रेखांकित थी और उसकी सीधी जांघें किसी भी अतिरिक्त वसा से मुक्त थीं जो एक आकर्षक लोच को उजागर कर रही थीं। वह रेयांश मेहता और दूसरे व्यक्ति की ओर चली गई और उसका रूप आकर्षक था जिससे लोगों को सेना में एक सुंदर युवती का एहसास हुआ। रेयांश मेहता भी रुक गया और मन ही मन आहें भरने लगा। इस औरत का रूप रंग श्वेता शर्मा या नैना सिंह से ज्यादा कमतर नहीं था। उसकी हर हरकत में शालीनता झलकती थी और किसी भी मर्द के दिल में लहरें पैदा कर सकती थी। सैन्य वर्दी में महिला श्री गुप्ता के पास पहुंची, उसका ठंडा चेहरा तुरंत पिघल गया और वह मुस्कुराई और बोली, दादाजी, मैं वापस आ गई हूँ। जब श्री गुप्ता ने उसे देखा तो वह मुस्कुराया और कई दिनों से उसके माथे पर जो चिंता छाई हुई थी वह काफी हद तक गायब हो गई। मेरी प्यारी पोती, क्या आज दक्षिणी शिंजियांग में सेना छुट्टी पर है? तुम्हें वापस आने का समय कैसे मिल गया? उनकी बातचीत सुनकर रेयांश मेहता की आंखों में तेज चमक आ गई। उसने उसे पहचान लिया, वह ओल्ड गुप्ता की पोती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी सुंदर थी। यह महिला नव्या गुप्ता है जो उपन्यास ड्रैगन बैटल इन द वाइल्ड्स की महिला पात्रों में से एक है। ड्रैगन किंग के लौटने के बाद जब वह उस बुढ़िया की बीमारी में उसकी मदद कर रहा था तब उनकी मुलाकात हुई। बाद में कई भावुक घटनाओं के बाद दोनों में प्यार हो गया और वे एक दूसरे के करीब आ गए। वह ड्रैगन किंग के अंतिम आरोहण में विश्व के कुलीन सैनिकों के शिखर तक पहुंचने वाली सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक बन गई। चेयर चांद सीधी सादी और भावुक है और जब ड्रैगन किंग खतरे में था तो उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह एक अच्छी महिला है। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं घटित होता है तो संभवतः कहानी इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। हालांकि रेयांशा मेहता की उपस्थिति एक चाकू की तरह थी जिसने ड्रैगन राजा की भावी शादी को अचानक बाधित कर दिया। चूंकि रेयांश मेहता का उससे सामना हो चुका था और वह नव्या गुप्ता को नापसंद नहीं करता था, इसलिए वह निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं चूकना चाहता था और उसने पहले से ही उसे रोकने की योजना बना ली थी। इतनी खूबसूरत लड़की को ड्रैगन किंग के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। भले ही मैं उसे न चाहूं और उसे छोड़ना पड़े, मैं ड्रैगन किंग को उसे ले जाने नहीं दे सकता। चूंकि दोनों पक्ष अब प्रतिकूल स्थिति में हैं, इसलिए तर्क या भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। रेयांश मेहता उसके पीछे चुपचाप खड़ा रहा। मुस्कुराते हुए उसने दादा और पोते को एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात कहते हुए देखा और निर्णय लेने से पहले निरीक्षण करने का निर्णय लिया। नव्या गुप्ता ने दक्षिणी सीमांत सैन्य मुख्यालय में अपना गंभीर व्यवहार खो दिया और दादाजी गुप्ता के सामने एक छोटी बच्ची की तरह हो गई। मीठी मुस्कान के साथ बोली, दादाजी, ऐसा इसलिए है क्योंकि सेना से खबर मिली है कि ड्रैगन पैलेस का ड्रैगन राजा नवरंग प्रांत में वापस आने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे उसकी निगरानी के लिए लोगों को वापस लाने के लिए कहा है। सेना नहीं चाहती कि ड्रैगन किंग जिया साम्राज्य के क्षेत्र में कोई भी अनुचित कार्य करे। इस दुनिया में जिया साम्राज्य के पास 5 प्रमुख सैन्य बल हैं जिन्हें केवल 4 सेनाओं में विभाजित किया गया है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, जो मुख्य रूप से बाहरी युद्ध में लगे हुए हैं, और एक केंद्रीय सेना समूह जो अंतर्देशीय तैनात है और मुख्य रूप से आंतरिक युद्ध में लगा हुआ है। अन्य सेनाएं विभिन्न प्रांतों में तैनात बिखरी हुई सेनाएं थीं जिनके नाम स्थानीय क्षेत्रों के नाम पर रखे गए थे और वे सीमाओं पर तैनात सैन्य बलों जितनी मजबूत नहीं थीं। नवरंग प्रांत मुख्य रूप से दक्षिणी सीमांत सेना से बना था, शेष स्थानीय सैनिक थे। ये तथ्य कि वह टीम का नेतृत्व करने में सक्षम थी, ये दर्शाता है कि नव्या गुप्ता दक्षिणी शिंजियांग सेना में उच्च पद पर थी। जब श्री गुप्ता ने अपनी पोती की बातें सुनी तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभर आई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दक्षिणी सीमांत सेना ड्रैगन राजा की वापसी पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगी। आमतौर पर स्थानीय सेनाएं ही ऐसे मामलों को संभालती थीं, लेकिन ये तथ्य कि उन्होंने स्थिति की व्यक्तिगत निगरानी के लिए लोगों को वापस भेजा, ये दर्शाता है कि ड्रैगन राजा का महत्व उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। उसी समय वह मन ही मन चिंतित हो गया क्योंकि उसे याद आया कि रेयांश मेहता ने अभी क्या कहा था। यदि मैं सचमुच ड्रैगन किंग के साथ उलझ जाऊं और बाद में वह मेरे लिए परेशानी खड़ी कर दे तो मैं दुविधा में पड़ जाऊंगा, उसकी मदद करूं या नहीं। इस बिंदु पर भले ही वे यह विश्वास नहीं करना चाहती थीं कि रेयांश मेहता उनके पतियों को ठीक कर सकता है, वे केवल चमत्कार के लिए प्रार्थना कर सकती थीं। श्री गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि आप वापस आ गए, यह अच्छी बात है कि आप वापस आ गए। चेयर गुप्ता ने नाराजगी से कहा, दादाजी, मैंने दादी के प्रेम प्रसंग के बारे में सुना है, आपने यह बात मुझसे क्यों छिपाए? श्री गुप्ता ने कहा, आपको अभी अभी दक्षिणी सीमांत सेना में पदोन्नत किया गया है।
मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं आप काम में ध्यान भटक कर परेशानी न खड़ी कर दें, जो एक सैनिक के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना होगा। चेयर गुप्ता ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, दादाजी, आपको मेरी क्षमताओं पर विश्वास ही नहीं है। मैं वास्तव में हर चीज का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। बूढ़ा गुप्ता जानता था कि वह गलत है और बातचीत जारी नहीं रखना चाहता था। उसने कहा, ये दादाजी की गलती है। वापस जाओ, तुम्हारी दादी ने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है। जब तक वह आपसे मिलेगी तब तक उसकी बीमारी ठीक हो चुकी होगी। चेयर चांद ने सिर हिलाया, उसका चेहरा लालसा से भरा हुआ था, और कहा, जब मैं छोटी थी तो दादी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। बोलते हुए उसने अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और तभी उसने अपने पीछे रेयांश मेहता को देखा। जिस क्षण नव्या गुप्ता ने रेयांश मेहता को देखा, उसने महसूस किया कि उसका दिल शांति से धड़कने लगा। उत्साह का यह एहसास उसे जन्म से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ था। मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हो जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था, फिर भी वह उसके लिए बहुत जाना पहचाना था, मानो वे समय और स्थान से यात्रा करके आए हों। ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें पिछले जन्म में जानता था, जिनके साथ मेरा गहरा रिश्ता था, जिनके बारे में मुझे पछतावा भी था। एक ऐसी भावना जो अज्ञात रूप से उत्पन्न हुई, परिचित और अजीब दोनों, ने उसे कुछ हद तक अचंभित कर दिया। लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित थी कि वह रेयांश मेहता से कभी नहीं मिली थी। वह दक्षिणी शिंजियांग में सेना में काम करती थी और उसे अंतर्देशीय क्षेत्रों से आने वाली खबरों में कोई रुचि नहीं थी। वे मूलतः दो अलग अलग दुनियाओं से थे, इसलिए निश्चित रूप से वह उसे नहीं जानती थी। लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि रेयांश मेहता कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी असाधारण आभा तब भी स्पष्ट थी जब उसने इसे छिपाने की कोशिश की थी। चेयर गुप्ता ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, ये कौन है? श्री गुप्ता ने उनका परिचय देते हुए कहा, वह एक उद्यमी है और एक डॉक्टर भी हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि उनकी चिकित्सा कौशल कितनी अच्छी है। डॉक्टर? नव्या गुप्ता ने रेयांश मेहता को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर भौहें चढ़ाकर कहा, दादाजी, आप नहीं चाहते कि वह दादी का इलाज करे, है ना? मैंने हर संभव प्रयास कर लिया है और अब मैं केवल अंतिम उपाय के रूप में ही कुछ कर सकता हूँ। श्री गुप्ता ने नव्या गुप्ता को बताया कि किस प्रकार वे अपनी पत्नी को हर जगह चिकित्सा उपचार के लिए ले गए थे। ये देखकर कि बीमारी कितनी भयानक थी और बीजिंग के प्रमुख अस्पताल और सैन्य अस्पताल भी मदद नहीं कर सके, नव्या गुप्ता की अभिव्यक्ति नरम पड़ गई। बाहर जो सुरक्षा गार्ड हैं, क्या वे आपके आदमी हैं? यद्यपि रेयांशा मेहता बहुत आकर्षक था, गुप्ता किसिन उसके आकर्षण से अंधा नहीं हुआ और चेतावनी दी, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। बेहतर होगा कि तुम मेरी दादी को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचो, अन्यथा इस महान जिया देश में कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। रेयांश मेहता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। चेयर चांद रेयांश मेहता की क्षमताओं पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि वह बहुत छोटा है, लेकिन उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे तीनों आवासीय परिसर में अपार्टमेंट बिल्डिंग तक गए और घर में प्रवेश कर गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे चीनी दवा की तेज तीखी गंध आई, जो वेंटिलेशन के बाद भी खत्म नहीं हुई। कमरे में रखे फर्नीचर के कई टुकड़े पुराने हैं, उन पर रंग रोगन फीका पड़ गया है और उनकी शैली भी पुरानी हो गई है, जिससे उनमें उम्र का एहसास होता है। श्री गुप्ता के पास बेहतर घर में रहने के साधन हैं, लेकिन वह यहीं रहना पसंद करते हैं, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पुराने समय को संजोते हैं। दो बुजुर्गों के अलावा घर में एक महिला देखभाल करता भी थी, जो आमतौर पर श्रीमती गुप्ता की देखभाल करती थी। बुजुर्ग महिला फिर से बेहोश हो गई है। मैंने अभी उसका बिस्तर बदला है, देखभाल करने वाले ने कहा। समझ गया, श्री गुप्ता ने सिर हिलाया। वह वृद्ध महिला को अस्पताल ले जा सकता था और किसी विशेषज्ञ से उसकी देखभाल करवा सकता था। लेकिन जब वृद्ध महिला को होश आया तो उसने कहा कि उसे अस्पताल का माहौल पसंद नहीं है, वह बहुत दमनकारी है और वह घर पर ही मरना पसंद करेगी। केवल जब स्थिति गंभीर हो तभी कोई विशेषज्ञ डॉक्टर उपचार के लिए घर आएगा। ये केवल जीवन को लंबा करता है, ये बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, तथा ये केवल समय खरीदने का काम करता है। नव्या गुप्ता, जो हमेशा सार्वजनिक रूप से ठंडे स्वभाव की रहती थी, अपनी दादी को देखकर रो पड़ी, जिनके पूरे सिर पर सफेद बाल थे और वह रेत जैसी दुबली पतली थी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और वह अपनी छवि की परवाह किए बिना बिस्तर के पास गई, अपनी दादी का हाथ थाम लिया और जोर से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, बस आंसू बह रहे थे। कमरा शांत था। जब श्री गुप्ता ने अपनी पत्नी को देखा तो वह चुप हो गया, उसकी आंखें दुख से भर गईं। कुछ देर तक आंसू बहाने के बाद चेयर गुप्ता ने रेयांश मेहता की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। इस समय चाहे रेयांश मेहता एक चमत्कारी डॉक्टर था या नहीं, और चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, उसकी एकमात्र आशा रेयांश मेहता ही थी। मेरी दादी को बचाओ, चेयर गुप्ता फुसफुसाया। रेयांश मेहता ने गंभीरता से सिर हिलाया, बिस्तर के दूसरी ओर चला गया, बूढ़ी महिला का हाथ लिया, उसकी नाड़ी देखी और फिर उसकी पलकें, मुंह, गले और गर्दन की नाड़ी की जांच की। हालांकि उसे कहानी के जरिए पता था कि बुढ़िया को क्या बीमारी है, फिर भी उसे खुद देखना था। अगर वह अलग होती तो चीजें बिगड़ सकती थीं। कई प्रयोगों के बाद ये निष्कर्ष निकला कि बीमारी वास्तव में कहानी में वर्णित बीमारी ही थी। पश्चिमी चिकित्सा की भाषा में यह एक न्यूरोनल न्यूक्लियस कॉपस रोग है, जो मनोभ्रंश का एक रूप है, एक न्यूरोडिजेनरेटिव रोग जो अक्सर बुजुर्गों में होता है। बीमारी के बारे में जानकर रेयांश मेहता ने तुरंत सर्वोत्तम उपचार योजना की कल्पना की। दिव्य चिकित्सा कौशल द्वारा निर्मित उसकी विशाल ज्ञान प्रणाली व्यवस्थित रूप से कार्य करने लगी और उसकी सोच अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गई। इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, रेयांश मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि कुछ दवाइयां बहुत दुर्लभ हैं और उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसमें कुछ समय लगेगा। दूसरे शब्दों में, आप मुझे अभी ठीक नहीं कर सकते, तो मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूं?
नव्या गुप्ता थोड़ा चिढ़ गया। रेयांश मेहता के गंभीर भाव देखकर उसे शुरू में थोड़ी उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वह कह रहा था कि उसे दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढनी हैं। क्या वह बस समय की कमी नहीं दिखा रहा था? इससे संदेह पैदा होता है, कई ठग लोग लोगों को ठगने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बूढ़ा गुप्ता चुप रहा। रेयांश मेहता मुस्कुराया और बोला, मेरा मतलब यह है कि पूर्ण इलाज के लिए उन कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है, लेकिन बूढ़ी महिला को अस्थायी रूप से सामान्य करने के लिए साधारण दवा पर्याप्त है। 1 मिनट रुको, मुझे एक फ़ोन कॉल करना है। रेयांश मेहता ने टोंगचेंग में मेहता इंडस्ट्रीज के कुछ शाखा प्रबंधकों को बुलाया और उनसे सब कुछ छोड़कर दवा खरीदने जाने को कहा। इनमें से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां बहुत महंगी हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। फोन करने के बाद श्री गुप्ता ने नौकरानी से रेयांश मेहता के लिए 1 गिलास पानी लाने को कहा और चुप रहा। इस बीच रेयांश मेहता ने पानी की चुस्की ली और गुप्ता लाओ के कमरे में चारों ओर देखा, कुछ सम्मान और पुरस्कार, साथ ही महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ उनकी तस्वीरें भी देखीं। फोटो में उन्होंने जिया गुओ के वर्तमान नेता के साथ गुप्ता लाओ की एक तस्वीर भी देखी, जिसे लिविंग रूम में सबसे विशिष्ट स्थान पर रखा गया था। जिया साम्राज्य का नेता, लोगों के दिलों में बसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व, राष्ट्र के शिखर पर खड़ा व्यक्ति, मैं उसे अपनी आंखों से कब देख पाऊंगा? रेयांश मेहता ने मन ही मन सोचा। प्रबंधक बहुत कुशल था, शीघ्र ही वह दवा और मेडिकल एक्यूपंक्चर उपकरणों का एक सेट ले आया। रेयांश मेहता ने नौकरों को दवा तैयार करने का निर्देश दिया। वह स्वयं उस वृद्ध महिला को एक्यूपंक्चर देने की तैयारी कर रहा था ताकि उसकी सुन्न नसों को पुनर्जीवित किया जा सके और उसे जागृत रखा जा सके। मूल रूप से रेयांश मेहता चाहता था कि गुप्ता किजेन चले जाएं, क्योंकि उसे डर था कि जब वह बूढ़ी महिला के सिर में सुई चुभाने वाला होगा तो छोटी लड़की बहुत चिंतित हो जाएगी और उसे प्रभावित करेगी। लेकिन चियर गुप्ता ने कहा, मैंने हर तरह के खूनी दृश्य देखे हैं। आगे बढ़ो और मुझे एक्यूपंक्चर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि यदि दादी माँ ठीक नहीं हुई तो मैं आपकी सारी सुइयां वापस डाल दूंगा। ये भयंकर है, रेयांश मेहता ने खुद से कहा। बुढ़िया का शरीर ठीक से रखा गया था, उसका सिर रेयांश मेहता की गोद में रखा हुआ था। उसके बगल में एक मोमबत्ती जलाई गई थी और चांदी की सुइयों को एक बार गर्म करने के बाद उन्हें रेयांश मेहता द्वारा तैयार किए गए एक विशेष औषधीय घोल में भिगोया गया और फिर धीरे धीरे बुढ़िया के सिर में डाला गया। मानव मस्तिष्क बहुत जटिल है, जिसमें अनगिनत तंत्रिकाएं होती हैं। अगर आप जरा सी भी चूक करते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, या तो विक्षिप्त हो सकते हैं, या वानस्पतिक अवस्था में जा सकते हैं, या अपने अंगों पर नियंत्रण खो सकते हैं, और इसके अलावा कई गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। हालांकि रेयांश मेहता के लिए इनमें से कोई भी चुनौती नहीं थी। उसकी पूरी उपचार प्रक्रिया तब तक सुचारू रूप से चलती रही जब तक कि बुढ़िया का सिर हेजहॉग जैसा नहीं हो गया, और तब उसने रुककर उपचार रोक दिया। श्री गुप्ता को पारंपरिक चीनी चिकित्सा और एक्यूपंक्चर का थोड़ा ज्ञान था और वह जानता था कि सुइयां जितनी आगे बढ़ेंगी उन्हें डालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। लेकिन रेयांश मेहता को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई, मानो उसने हजारों बार ऐसा किया हो और यह उसकी मांसपेशियों की आदत बन गई हो। यदि उसकी पत्नी वास्तव में ठीक हो जाती है तो यह साबित हो जाएगा कि रेयांशा मेहता की चिकित्सा कौशल बिल्कुल उत्कृष्ट है और संभवतः जिया किंगडम में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। ये कौशल ही उन्हें चमत्कारिक डॉक्टर कहलाने के लिए पर्याप्त है। बुढ़िया का सिर ठीक से रखने के बाद रेयांश मेहता ने कहा, आधे घंटे रुको और दवा तैयार हो जाएगी। बुढ़िया जब उठेगी तो इसे पी सकती है। आधे घंटे बाद रेयांश मेहता ने आखिरी सुई निकाली और बूढ़ी महिला ने हौंकते हुए अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, रेयांश मेहता का सुंदर चेहरा मेरे सामने आ गया। बूढ़ी औरत ने अचंभित होकर कहा, क्या मैं मर गई हूँ? क्या मैं स्वर्ग में हूँ? क्या आप कोई देवदूत हैं? ये बूढ़ी महिला पश्चिमी धर्मों में भी विश्वास रखती है। रेयांश मेहता ने मनोरंजन के साथ कहा, बूढ़ी महिला, आप मरी नहीं हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर हम चीनी मर भी जाएं तो हम पाताल लोक में यमराज के महल में चले जाएंगे। बूढ़ी औरत बड़बड़ाई, डॉक्टर, इतने सुंदर डॉक्टर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, ये निश्चित रूप से मेरा कमरा है। धीरे धीरे वृद्ध महिला अधिक धारा प्रवाह बोलने लगी, उसका दिमाग साफ होने लगा और वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो गई। उसने महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है और उसने अपना सिर जबरदस्ती घुमाया तो उसने देखा कि चियर गुप्ता बिस्तर के किनारे पर बैठी है और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। अपनी पोती को देखकर बूढ़ी महिला उत्साहित होकर बोली, नव्या, ये सचमुच तुम हो? तुम अपनी दादी से मिलने वापस आए हो? चियर चांद ने जोर से सिर हिलाया, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ। बूढ़ा गुप्ता भी बहुत खुश था। उसका दिल का दर्द दूर हो गया था, उसे बहुत सुकून मिला था और उसके बूढ़े चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई थी। जैसे ही रेयांश मेहता ने अपने हाथों को गीले कपड़े से पोंछा, उसने इस हृदयस्पर्शी क्षण को देखा और बुद्धिमानी से चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया, जिससे उनके परिवार को एक साथ रहने के लिए कुछ जगह मिल गई।